हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एंजाइम इनहिबिशन। सो एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है? वो प्रोसेस होता है जिसमें कि जो इनहिबिटर्स होते हैं ये एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड करते हैं, जिससे कि सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम के साथ बाइंड नहीं कर पाता एंड एंजाइम्स जो है रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं कर पाते। एंजाइम इनहिबिशन का ये मतलब होता है, ठीक है। सो एंजाइम जो इनहिबिशन होती है ये दो तरह की होती है, एक रिवर्सिबल भी हो सकती है, ये एक इरिवर्सिबल भी हो सकती है, ठीक है। रिवर्सिबल का क्या मतलब है कि जो भी इनहिबिटर्स होंगे, इनहिबिटर्स क्या करेंगे, एंजाइम के साथ बाइंड करेंगे, लेकिन ये जो इंटरैक्शन होगी इसमें मतलब कि ये होगी फिजिकल इंटरैक्शन होगी, मतलब सिर्फ जाके वो एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देगा इनहिबिटर। कोई भी यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी रिवर्सिबल वाले में, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर इनहिबिटर एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड कर रहा है, ठीक है, वो एंजाइम के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं लाएगा, जिससे कि इनहिबिटर जब रिमूव कर देंगे तो सबस्ट्रेट वापस से जाके वहाँ बाइंड कर सकता है एंड आगे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। लेकिन इरिवर्सिबल वाले में ऐसा नहीं होता है। इरिवर्सिबल में क्या होता है, वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है इनहिबिटर और एक्टिव साइट के बीच में, जिसकी वजह से एंजाइम के जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे चेंजेस आ जाते हैं। तो एंजाइम के जब स्ट्रक्चरल कॉन्फर्मेशन ही चेंज होगी तो सबस्ट्रेट वहाँ पे जाके बाइंड नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जाके ही एंजाइम के साथ बाइंड करेगा। तो इरिवर्सिबल में कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी एंड इसीलिए इसको इरिवर्सिबल बोला जाता है, क्योंकि अब सबस्ट्रेट जो है उस एंजाइम के साथ जाके बाइंड नहीं कर सकता परमानेंटली। वो एंजाइम अब डैमेज, एक तरह का आप समझ सकते हो कि परमानेंटली अब उस एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, अब सबस्ट्रेट उसके साथ जाके बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो रिवर्सिबल एंजाइम के इनहिबिटर्स की बात करते हैं। सो जो इनहिबिशन होता है एंजाइम एक्टिविटी का, जिसमें कि इनहिबिटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे आप बोल सकते हो मॉलिक्यूलर एंटिटी जो होती है वो एसोसिएट होती है, फिर उसके बाद वो इजीली डिसोसिएट भी हो जाती है हमारे एंजाइम से। उस प्रोसेस को रिवर्सिबल इनहिबिशन बोला जाता है, ठीक है। रिवर्सिबल जो इनहिबिशन होती है तीन तरह की होती है, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इट इज़ द टाइप ऑफ द रिवर्सिबल इनहिबिशन। इसका मतलब कि इसमें जो इंटरैक्शन होगी वो वीक इंटरैक्शन होगी एंड जो इनहिबिटर्स हैं वो इजीली डिसोसिएट हो सकते हैं एक्टिव साइट से, ठीक है। पहली चीज़ ये। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नाम से ही पता चल रहा है आपको कि इसमें क्या होगा कि जो भी इनहिबिटर्स होते हैं एंड जो सबस्ट्रेट होते हैं, इन दोनों में कंपटीशन होता है। किस चीज़ का कंपटीशन? अगर ये कोई एंजाइम है, ठीक है, ये कोई एंजाइम है, अब सबस्ट्रेट क्या करता है, यहाँ पे एक्टिव साइट है एंजाइम की, तो सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड करेगा एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड देन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, जिसमें प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा एंड एंजाइम वापस से एक नया सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम रीयूजेबल होता है, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, यहाँ पे इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में रेस लगेगी कि कौन यहाँ पे एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड करेगा। अगर तो सबस्ट्रेट ने बाइंड कर लिया यहाँ जाके तो ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। बट अगर इनहिबिटर यहाँ जाके चला गया, ठीक है, अगर इनहिबिटर यहाँ एक्टिव साइट के पास चला गया, वहाँ जाके ये जुड़ गया, बाइंड कर गया वहाँ जाके, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाएगी। अब सबस्ट्रेट के पास तो कोई जगह ही नहीं बचेगी बाइंड करने के लिए, क्योंकि वो तो एक्टिव साइट तो इनहिबिटर ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो इसी चीज़ को बोला जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट जो होते हैं एक दूसरे के साथ compete करते हैं एक्टिव साइट के लिए, एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए compete करेंगे, वहाँ पे बाइंड करने के लिए compete करेंगे, ठीक है। कि अगर ऐसा है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन चल रही है, ठीक है, तो आप इस इनहिबिशन को आप क्या कर सकते हो, आप इसको ओवरकम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगर आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दोगे तो मतलब अब आपके पास ज़्यादा चांसेस होंगे कि सबस्ट्रेट ही एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा। ये कॉमन सेंस वाली बात आप खुद ही सोचिए। अगर मैं सबस्ट्रेट, अगर एक सॉल्यूशन है मगर उसमें सबस्ट्रेट की क्वांटिटी में मैं इंक्रीज़ कर दूँ, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूँ, तो मेरे पास ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि इनहिबिटर की जगह सबस्ट्रेट जाके एंजाइम के साथ बाइंड करेगा। सो ये जो हमारी इनहिबिशन होती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसको ईजिली ओवरकम किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जो मैलोनेट होता है, आपने जो साइकिल्स पढ़े होंगे, मेटाबॉलिक साइकिल प्रोसेसेस जो पढ़े होंगे, उसमें आपको पता है कि सकिनेट से फ्यूमेरेट बनता है, ठीक है। तो मालोनेट जो है ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है सकिनेट डिहाइड्रोजनेज का, ठीक है। अगर सकिनेट डिहाइड्रोजनेज है तो फ्यूमेरेट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मालोनेट आ गया तो फ्यूमेरेट नहीं बन पाएगा, क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है इसका, ये फ्यूमेरेट बनने ही नहीं देगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अब हम बात करते हैं अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। अब इसका क्या मतलब है? जैसे कॉम्पिटिटिव में दोनों इनहिबिटर एंड जो सबस्ट्रेट एक दूसरे से compete करते थे एक्टिव साइट के लिए। अब अनकॉम्पिटिटिव में क्या होगा, यहाँ पे कंपटीशन नहीं है किसी के बीच में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जो भी इनहिबिटर होगा वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ जाके बाइंड करते हैं,
ठीक है। अनकॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन में क्या होगा कि जो भी इन्हिबिटर होगा वो एक्टिव साइट के लिए फाइट नहीं करेगा। अब वो कहाँ पे जाके बाइंड करेगा, वो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा। मतलब जब एंजाइम और सब्सट्रेट दोनों बाइंड करेंगे, ठीक है, सब्सट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा एंड एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो इस एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ जाके ये इन्हिबिटर जुड़ जाता है, जिससे कि ये प्रोडक्ट को रिलीज़ नहीं होने देता, ये प्रोडक्ट का रिलीज़ नहीं होने देता। दिस इज़ कॉल्ड एज़ अनकॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन, ठीक है? जिसमें कि कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं होगा, पर ये सब्सट्रेट एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ आके बाइंड कर देगा, जिससे वो प्रोडक्ट का ही नहीं रिलीज़ होने देगा, ठीक है? बाइंडिंग बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की। सो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होता है कि जहाँ पर जो इनिबिटर होगा वो अदर देन एक्टिव साइट, ठीक है, एक्टिव साइट के अलावा जो साइट होगी एंजाइम के पास वहाँ जाके बाइंड कर जाएगा। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब वो एक्टिव साइट पे, अब एंजाइम यहाँ जब जो इनहिबिटर होगा यहाँ पे वो एक्टिव साइट के लिए नहीं फाइट करेगा, यहाँ पे वो एक्टिव साइट पे नहीं जाके बाइंड करेगा, लेकिन एंजाइम के पास जो और साइट्स होती हैं अदर दैन द एक्टिव साइट वहाँ जाकर बाइंड कर जाएगा। जिस वजह से क्या होगा कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। जब एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि एंजाइम एक सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, तो इस वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ ऑटोमेटिकली बाइंड नहीं कर पाएगा। दिस इज कॉल्ड एज ए नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि अनकॉम्पिटिटिव जहाँ होगा, अनकॉम्पिटिटिव में आएगा कि जब वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ इनिबिटर बाइंड करेगा उसको अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन बोला जाता है। जबकि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को बोला जाता है जब अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा इनिबिटर, that will result in the conformational changes in the enzyme structure। उस वजह से एंजाइम जो होगा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा, उसको बोला जाएगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे इरिवर्सिबल एंजाइम इनिबिटर्स। मतलब अब यहाँ पे जो इनिबिटर है एंड जो एक्टिव साइड है वहाँ पे क्या होगी, कोवलेंट बॉन्ड की इंटरेक्शन होगी, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जो कि परमानेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार अगर इनिबिटर जाके जुड़ गया एंजाइम के साथ, तो अब एंजाइम कोई काम का नहीं रहेगा, ठीक है, वो कभी भी प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, क्योंकि परमानेंटली इनिबिटर वहाँ पे जाके बाइंड कर गया, ठीक है। So the binding of an inhibitor can stop a substrate from entering the enzyme active site for catalyzing its reaction। इरिवर्सिबल इनिबिटर्स रिएक्ट विद एंजाइम एंड चेंज इट केमिकली। जो इरिवर्सिबल इनिबिटर्स जो होते हैं ये एंजाइम के साथ जो होते हैं ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जिस वजह से उनमें केमिकल चेंजेस आते हैं। मतलब कि केमिकल रिएक्शंस होंगे जिससे कि कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे तो परमानेंटली ये जॉइन अटैच हो जाएंगे वहाँ जाके, क्योंकि आपको पता है कि कोवेलेंट जो इंटरेक्शन होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती हैं। So inhibitors bind covalently and destroy the functional group on the enzyme that is essential for its activity। सो एंजाइम के पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है जो कि जिसकी वजह से एंजाइम जो होता है वो कैटालाइज करता है रिएक्शंस को, ये इनिबिटर्स वहाँ कोवेलेंटली बाइंड करके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, एंजाइम कोई काम का नहीं रहेगा। ये जो इरिवर्सिबल वाली जो इनिबिशन होती है दो तरह की होती है, कॉम्पिटिटिव होती है एंड एलोस्टेरिक होती है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव की बात करें तो परमानेंट बाइंडिंग होगी एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ। फॉर एग्जांपल आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। एंजाइम जो होता है सबस्ट्रेट स्पेसिफिक क्यों होता है, क्योंकि एंजाइम का अगर यहाँ पे एक्टिव साइट इस शेप में है तो सिर्फ जो सबस्ट्रेट है जिसका ऐसा शेप है वही यहाँ पे फिट हो सकता है, और कोई यहाँ पे सबस्ट्रेट फिट हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आप एंजाइम देख रहे हो, ये सबस्ट्रेट है एंड ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है जो कि सबस्ट्रेट की तरह ही है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सबस्ट्रेट का शेप भी ऐसा है एंड इनिबिटर का शेप भी ऐसा है, इसीलिए इनिबिटर यहाँ पे जाके बाइंड कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि इनिबिटर एंड जो सबस्ट्रेट होते हैं दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। ये आपको पूछ सकते हैं कि इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है या फिर नहीं होता, ठीक है। तो देखो अब दोनों यहाँ पे सेम है, दोनों कॉम्पिटिटिव में मतलब क्या होगा, दोनों एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं आप इस एक्टिव साइट के लिए कि ये यहाँ पे जाएगा कि ये यहाँ पे जाएगा। अगर ये इनिबिटर चला गया तो ये ब्लॉक कर देगा, अगर सबस्ट्रेट चला गया तो वो प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे इनिबिटर आ गया। जब यहाँ इनिबिटर आ गया तो सबस्ट्रेट आ ही नहीं पाएगा, तो मतलब अभी परमानेंटली इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। बात करते हैं एलोस्टेरिक की। तो एलोस्टेरिक का मतलब होता है एंजाइम के पास एक्टिव साइट के अलावा एक साइट होती है जिसको हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। तो जब इनिबिटर जो होता है वो परमानेंटली उस एलोस्टेरिक साइट के साथ जाके बाइंड कर जाएगा, उसको बोला जाता है एलोस्टेरिक इनिबिशन, जो कि परमानेंट इनिबिशन होती है, ठीक है। एंड दे चेंजेस द शेप ऑफ द एंजाइम, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्या करेगा, परमानेंटली एंजाइम का शेप ही चेंज कर देगा। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। ये है एंजाइम, ठीक है, ये इसकी एक्टिव साइट है एंड ये है एलोस्टेरिक साइट। ये तो एक्टिव साइट है, यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, इसके अलावा भी एक साइट होती है जिसको एलोस्टेरिक साइट बोला जाता है। अब आप यहाँ देखो ये इनिबिटर है, इनिबिटर यहाँ जाके बाइंड करके, जैसे इनिबिटर यहाँ जाके बाइंड करके आप देखो जो एक्टिव साइट की जो ऐसी वाली शेप थी अब वो चेंज होके ऐसी होगी। तो मतलब पहले अगर देखें तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट फिट होना था वो इस तरह का होना था, लेकिन जब इनिबिटर यहाँ जाके एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर गया तो ये एक्टिव साइट का शेप ही चेंज हो गया, जिस वजह से ये वाला सबस्ट्रेट इसमें फिट ही नहीं आएगा। तो इसने क्या कर दिया, एंजाइम का स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट इसमें फिट ही नहीं आ पाएगा, ठीक है। सो इसको बोलते हैं एलोस्टेरिक इनिबिशन, जो कि परमानेंट इनिबिशन होती है, ठीक है।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।